एमएनटी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क का प्राइम टाइम विचार विमर्श। और प्राइम टाइम विचार विमर्श में आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। पुनः एक बार विषय है बजट के बारे में। भारत सरकार का अर्थात केंद्रीय अर्थ संकल्प जिसको कहा जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको कहा जाता है, उसके ऊपर आज चर्चा होगी। बहुत ही गंभीर चर्चा है और खास करके आज के विषय में हम जो बातचीत करने वाले हैं कि जो केंद्रीय बजट 2022 है उसमें महिलाओं को क्या मिला, क्योंकि महिलाओं की जो आबादी है आधी आबादी है। और अभी तो पूरी चुनाव प्रक्रिया में, पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया में या देश की अर्थव्यवस्था में महिलाएं भी अपनी आधी भागीदारी निभा रही हैं। न केवल आधी भागीदारी बढ़ चढ़ कर वो अपनी हिस्सेदारी दिखा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को क्या मिला इस बजट में, उनको लेकर के क्या बातें हो रही हैं, कौन सी बातों को नकारा गया है, क्या कुछ इस सरकार ने किया है और क्या जो भी किया है उसके पीछे क्या कारण है, इनको आज हम समझने वाले हैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क के इस आज हमारे लाइव कार्यक्रम में। जो साथी जुड़ रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पर, उनसे हम बताएंगे कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा फेसबुक के अपने खुद की टाइमलाइन पर और विभिन्न ग्रुप में, जहां पर आप व्हाट्सएप पर हो सकते हैं, टेलीग्राम पर हो सकते हैं या ट्विटर या आप फेसबुक के विभिन्न ग्रुप में हो सकते हैं। जहां पर कहीं पर भी आप उपस्थित हैं वहां पर इस वीडियो की लिंक को आप शेयर कीजिएगा। और आज के कार्यक्रम का बैनर आपकी स्क्रीन पर है। जैसे कि हमने आपको बताया, केंद्रीय बजट 2022-23 ने महिलाओं को क्या दिया, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे। मूल निवासी डॉक्टर पीएस कामले सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं, प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के और शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर से। और मूल निवासी डॉक्टर रंजिता बरखानिया मैम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स से, जेएच गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बैतूल मध्य प्रदेश से। साथियों, इनके साथ हम चर्चा को शुरुआत करने जा रहे हैं। पुनः एक बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और आपकी कमेंट बहुत आवश्यक है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी कमेंट लिखिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे दोनों हमारे आज के अतिथि वक्तागण को। जी बहुत बहुत स्वागत है रंजिता बरखानिया मैम और डॉक्टर पीएस कामले सर। जी बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम जय मुनिवासी। जी 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 शुरुआत करेंगे डॉक्टर रंजिता मैम से। मैम, सीधा यही सवाल है, 2022 का बजट आ चुका है, फरवरी में अभी शुरुआत हो गई है। ये सरकार ने उसको जो पहले मार्च में आया करता था अब वो फरवरी में शुरू कर दिया है। जो भी है, बजट में महिलाओं को लेकर के क्या बातें आपने नोटिस की हैं, कौन सी बातों का बदलाव हुआ है या कौन सी बातें नई लाई गई है, क्या बजट महिलाओं को लेकर के गंभीर है? जी मैम। सबसे पहले तो मैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क को धन्यवाद देती हूँ कि इस महत्वपूर्ण और गंभीर चर्चा के लिए मुझे आमंत्रित किया और सभी को एमएनटी न्यूज नेटवर्क के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम जय मूल निवासी। बजट 2022-23 आ चुका है और यदि महिलाओं के दृष्टिकोण से हम देखें तो जो लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने वाला जो जेंडर बजट है, जो 2004-05 से शुरू किया गया, उसमें इस वित्तीय वर्ष के बजट में कटौती की गई है। यदि हम इसको वित्तीय वर्ष 2021-22 में जो जेंडर बजट था वो कुल बजट का 4.4% था, लेकिन इस साल उसको घटाकर कुल बजट का केवल 4.3% ही जेंडर बजट मिला है, अर्थात इसमें जो है वो कटौती की गई है। हम यदि देखें कि पिछले लगभग 2 वर्षों से हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व एक महामारी से जूझ रहा है और इस महामारी का जो प्रभाव है, जो नकारात्मक प्रभाव है महिलाओं पर,
इन 2 वर्षों में देखने को मिला है। ऐसे समय में इस बजट में कटौती करना जो है वो महिलाओं की दृष्टिकोण से या उनके हित, उनके सशक्तिकरण या उनको नवीन अवसर प्रदान करने के दृष्टिकोण से सही नहीं कहा जा सकता। जो महिलाओं के लिए जितनी भी अधिकांश जो योजनाएं हैं, वैसे तो अन्य योजनाओं में भी महिलाओं का के लिए कुछ योजनाएं होती है, लेकिन जो महिला केंद्रित योजनाएं हैं वो अधिकतर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जाती है। और जो 2011 की जनगणना के आंकड़े यदि हम देखें तो वैसे तो भारत की पूरी आबादी में लगभग 50% आबादी महिलाओं की है। और जो महिला और बाल विकास विभाग है वो एकीकृत रूप से समन्वित कार्यक्रम महिलाओं और बच्चों के लिए चलाते हैं। और उसको जो यदि हम आबादी का प्रतिशत देखें भारत की कुल जनसंख्या में, तो महिलाओं और बच्चों की जो आबादी है वो लगभग 67% बैठती है। तो इतनी बड़ी आबादी की उत्थान के लिए, उसकी समृद्धि के लिए, उसके समस्याओं के निराकरण के लिए बजट जो है उसमें वृद्धि की जानी चाहिए। हम देख रहे हैं कि जो बजट हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है, उसमें कोई भी नई योजनाएं हमारी जो महामारी को देखते हुए, महामारी हमारी के बाद महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कोई भी नई स्कीम, कोई भी नई योजना नहीं है। जो पुरानी योजनाएं थी उन्हीं को नए रूप में प्रस्तुत किया गया है। जो उन्होंने घोषणा की है मुख्य रूप से 3 योजनाएं, जिसमें मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और सक्षम आंगनवाड़ी। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जो महिलाओं और बच्चों के लिए है। महिलाएं, गर्भवती महिलाएं और बच्चों के पोषण से उनको मिला के उसको नया नाम दे दिया गया है, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। ये तो पोषण 2.0 तो पहले से चला आ रहा था। अब इसमें भी उन्होंने कहा है कि वो 2 लाख लगभग 2 लाख आंगनवाड़ियों को जो है अपग्रेड करेंगे, उनको आधुनिक स्वरूप प्रदान करेंगे और उसके माध्यम से जो कुपोषण की स्थिति है उसमें सुधार लाएंगे और बच्चों की जो बेहतर स्वास्थ्य और विकास के लिए कार्य करेंगे। लेकिन इनके बजट में भी जो है केवल जो सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के लिए 20,150 करोड़ रुपए का प्रावधान ही किया गया है। इसी तरह से यदि हम देखें मिशन शक्ति के लिए जो प्रावधान है, पिछले वर्ष में 3,184 करोड़ का प्रावधान किया गया था, इस बार किया गया है, जो पिछले वर्ष 3,109 करोड़ था। तो कोई बहुत विशेष वृद्धि भी इसमें देखने को नहीं मिलती। जब बजट ही नहीं होगा या बजट कम आवंटित किया जाएगा, तो ये जो पहले से योजनाएं जो चल रही हैं उनको सफलतापूर्वक कैसे उनको लागू किया जाएगा। चूंकि स्थिति को देखते हुए, पैंडेमिक की स्थिति को देखते हुए और महिलाओं के उत्थान और विकास के लिए, पैंडेमिक में हम सब जानते हैं कि बहुत सारी महिलाएं जो स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त कर रही थी, उनके रोजगार छिन गए। जो बाहर जाकर रोजगार करना उनके लिए उतना संभव नहीं हुआ। अनेक कारण और समस्याएं होती है महिलाओं के साथ में कि वो अनेक पारिवारिक समस्याएं होती हैं, उत्तरदायित्व होते हैं, जिससे कि वो अपने रोजगार के लिए अपने क्षेत्र आसपास ही रोजगार तलाशती हैं। और ये जो स्थिति रही है, महामारी की स्थिति रही है, उसमें यदि देखें तो अधिकांश महिलाएं जो हैं वो उनके रोजगार छिन गए हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें रोजगार दिलाने
या उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की दृष्टि से कोई विशेष प्रावधान इस बजट में नहीं किए गए। इसी तरह से जो मिशन शक्ति जो योजना है वो महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए, जिसमें निर्भया स्कीम भी इसके अंतर्गत आती है, उसके फंड में भी कटौती की गई है। इसके अलावा महिला सुरक्षा जो है वो एक व्यापक कॉन्सेप्ट है। केवल सार्वजनिक स्थानों पर ही महिलाओं की सुरक्षा नहीं, बल्कि घरेलू घरेलू हिंसा या घरेलू स्तर पर भी महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में कोई विशेष प्रावधान या कोई नई स्कीम जो है वो इसमें लागू नहीं की गई है। विभिन्न प्रकार की स्कीमों को सब इन 3 के अंतर्गत मार्च 2021 में महिला बाल विकास विभाग ने जो महिलाओं और बच्चों की जितनी भी तरह की स्कीम्स थी उनको एग्जाई करके इन 3 स्कीम के अंतर्गत रख दिया। और इन 3 जो योजनाएं हैं, ये जो 3 मुख्य योजनाएं जिनका जिक्र श्रीमती सीतारमन जी ने किया, उसमें भी बजट जो है वो काफी कम आवंटित किया है। प्रावधान ही कम किया है, फिर आवंटन है, फिर उसके बाद व्यय की स्थिति आती है। तो आगे और प्रावधान करने के बाद आवंटन कितना प्राप्त होता है और इन योजनाओं में कितना व्यय किया जाता है और उसके क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, ये तो अभी आने वाला समय बताएगा। लेकिन प्रारंभ में ही जब बजट ही कम दिया है तो आगे और हम सोच ही सकते हैं कि क्या इसके प्रभाव हो सकते हैं। जी। जी, आपने सही कहा कि बजट में कटौती की गई है और जिसके कारण हम ये भी आपने बताया है कि कागज पर तो लिखी बातें हैं, लेकिन इसमें व्यय को भी देखा जाना जरूरी है, एक्सपेंडिचर को भी देखा जाना जरूरी है, क्योंकि लिखा एक जाता है और वो होता नहीं है। सही बात है। आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे आपसे, आपकी जो अनुभव है, आपका जो विश्लेषण है उसको सुनना चाहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर PS कामले सर हैं, शिवाजी यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक के प्रोफेसर हैं। सर, क्या आपको लगता है ये बजट महिलाओं की दृष्टि से कितना न्याय करता है महिलाओं के साथ? ये वर्तमान बजट क्या कमी रह गई है, ऐसा लगता है आपको? जी। पहले तो मैं MNT नेटवर्क को धन्यवाद देता हूँ। एक्चुअली जेंडर बजट का जो कॉन्सेप्ट और फिलॉसफी है वो सभी क्षेत्रों पे अप्लाई करना चाहिए। एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सभी को अप्लाई करना अपेक्षित है। लेकिन इस बजट में क्या किया है कि सिर्फ महिला का जो क्षेत्र है उसमें ही सिर्फ अप्लाई करने का प्रयास इस बजट में दिखाई देता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं के लिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ऐसा एक आइटम रहता था, वो सब 2021-22 से सब कैंसिल किया है। इसमें आंगनवाड़ी सर्विसेज है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, देन प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना है, स्कीम फॉर एडोलेंस गर्ल्स है, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज है, नेशनल क्रेंच स्कीम है। ये सब एकत्रित बाल कल्याण स्कीम बोलते हैं, वो सब कैंसिल किया है, रद्द बातिल किया है। वो 2020-21 में था, 21-22 और 22-23 में सब कैंसिल किया है, रद्द बातिल किया है। और मिशन प्रोटेक्शन एम्पावरमेंट फॉर वीमेन है, उसमें क्या किया है, महिला शक्ति केंद्र बंद किया है, स्वधार गृह बंद किया है, उज्ज्वला बंद किया है, वर्किंग वीमेन हॉस्टल बंद किया है, इंफॉर्मेशन मास कम्युनिकेशन बंद किया है,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसको कुछ अलग किया है, वीमेन हेल्पलाइन बंद किया है, और जेंडर बजट को मैडम ने बोला वो सही है, उसको एलोकेशंस कम किया है। ये सक्षम आंगनवाड़ी मिशन 2 है, इसमें क्या किया है कि 20,261 रेवेन्यू वे है और कैपिटल एक्सपेंडिचर सिर्फ 2 करोड़ है, सिर्फ 2 करोड़ है, और टोटल 20,263 करोड़ ये इसमें है सक्षम आंगनवाड़ी के लिए पोषण 2 में। इसका मतलब क्या है कि इस साल में 22-23 में कंस्ट्रक्टिव कुछ नहीं होगा, जो शुरू है वो कंटिन्यू हो जाएगा, उसको कंटिन्यू किया जाएगा। और मिशन वात्सल्य में फिर क्या किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको भांडवली व्यय बोलते हैं, उसका प्रावधान कुछ नहीं किया है, सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको चालू और करंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं, वो सिर्फ 1472 करोड़ किया है। और मिशन शक्ति एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन में क्या किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को उसमें भी कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं किया, भांडवली व्यय कुछ नहीं किया, सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको चालू व्यय बोलते हैं, वो सिर्फ 562 करोड़ का प्रोविजन किया है। और ये सब सामर्थ्य इसमें स्वाधार, उज्ज्वला, विडो होम ये सब क्लब किया है, और उसको भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया है, भांडवली और उसको हम कैपिटल वे बोलते हैं, उसका कोई प्रोविजन नहीं किया है। अगर ये एम्पावरमेंट जेंडर बजटिंग ये अगर हम ध्यान में लेने का प्रयास करेंगे तो ऐसा लगता है कि बहुत कम प्रोविजन उसमें हो गए हैं, बहुत कम प्रोविजन हो गए और बहुत से स्कीम्स को क्लब किया है, बहुत से स्कीम्स को क्लब किया है, बहुत से स्कीम बंद किया है। ये वर्किंग वीमेन हॉस्टल बंद है, उज्ज्वला बंद है, स्वाधार गृह बंद है, महिला शक्ति केंद्र बंद है। 2021 में बहुत सी योजनाएं रहती थी, वो कम किया है, वो कैंसिल किया है, और सिर्फ अगर महिला प्रोविजन को देखेंगे तो सिर्फ 3 to 4 आइटम्स है, उसमें ही प्रोविजन करने का प्रयास किया है। इसमें शिक्षा सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति फॉर प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट, ये 3 आइटम्स है, और उसमें कुछ प्रोविजन की है, और उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रोविजन कुछ नहीं है, सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का प्रोविजन किया है। इससे लगता है इसमें चाइल्ड का भी समावेश है, चिल्ड्रन का भी समावेश है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन है, वीमेन एंड चाइल्ड है। ये सब सिर्फ महिला के ऊपर खर्च हो जाएगा ऐसा नहीं है, बालक भी है। और मैडम ने बोला अगर चाइल्ड पॉपुलेशन, वीमेन पॉपुलेशन, उसको हमने एकत्रित किया तो वो जो नंबर है वो 50 से आगे जाता है। अगर ये देखा जाएगा तो ऐसा लगता है कि वीमेन के ओर कुछ अच्छा ध्यान दिया है, कुछ अटेंशन दे दिया है, ऐसा मुझे नहीं लगता। 2020-21 में कंपैरेटिवली बेटर था, 2021 में कंपैरेटिवली बेटर था। और जेंडर बजटिंग का जो कॉन्सेप्ट है जेंडर बजटिंग का, वो जेंडर बजटिंग का कॉन्सेप्ट सभी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उसको अप्लाई करना चाहिए।
लेकिन सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वीमेन है, उस मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो कुछ एक्टिविटीज आते हैं उस एक्टिविटीज के ऊपर ओनली अप्लाई करने का प्रयास किया है। एक्चुअली हेल्थ में आना चाहिए, एजुकेशन में आना चाहिए, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में आना चाहिए, क्योंकि एवरी एक्टिविटी में, एवरी डिपार्टमेंट में महिला का स्टेटस देना चाहिए, महिला को प्रायोरिटी देनी चाहिए। लेकिन वो प्रायोरिटी सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ चिल्ड्रन एंड वीमेन इस मिनिस्ट्री पे सिर्फ देने का प्रयास इसमें किया है, तो उसको नैरोर किया है, बहुत संकुचित किया है, बहुत सप्रेस करने का प्रयास इस बजट में वीमेन के ओर किया है। और वीमेन वो सेपरेट नहीं है, उसमें चिल्ड्रन भी है, चाइल्ड भी है, वो कंसोलिडेटेड है, इंटीग्रेटेड है। इस अगर वो ध्यान में लिया तो बहुत इनसिग्निफिकेंट है। एक्चुअली बजटरी प्रोविजन ये लोक संख्या, पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। अगर 50% भी पॉपुलेशन पकड़ा तो 50% एटलीस्ट प्रोविजन महिला कल्याण के ऊपर होना चाहिए। अगर ये चाइल्ड को भी ऐड किया तो भी कम से कम 50% होना चाहिए, वो तो नहीं दिखाई देता। इसका मतलब ये क्लियर है, ये साफ है कि मार्जिनलाइज करने का प्रयास महिलाओं को और चिल्ड्रन को भी इस बजट में क्लियर दिखाई देता है, क्लियर दिखाई देता है। और एजुकेशन में कुछ प्रोविजन नहीं है, हेल्थ में कुछ प्रोविजन नहीं है। हेल्थ में तो प्रोविजन कम हो गई है, हेल्थ के ऊपर प्रोविजन कम हो गई है। 21-22 से हम अगर कंपैरिजन करेंगे तो हेल्थ के ऊपर प्रोविजन कम हो गए। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इशारा दिया है कि कोविड एक वायरस है, ऐसे बहुत से वायरस आउटब्रेक होने के चांसेस फ्यूचर में है। अगर वो ध्यान में लेंगे तो महिला विक्टिमाइज हो गई है कोविड में विक्टिमाइज होने का नंबर महिलाओं का ज्यादा है। अगर ये भी ध्यान में लिया तो भी दिखाई देता है कि बहुत मार्जिनलाइज करने का प्रयास इस बजट में हो गया है। अगर हेल्थ सेक्टर का एक्सपेंडिचर, कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा अगर हम बोलने का प्रयास करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हेल्थ का है वो 21-22 में बजट एस्टिमेट में 67,467 करोड़ था। रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में फिर उसको बढ़ाया 71,079 करोड़ किया और 22-23 में वो सिर्फ 41,000 किया है। अब वो 50% कट किया है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हेल्थ का। अगर ये ध्यान में लिया तो 50% डिप्रेशन, 50% विक्टिमाइजेशन ऑफ द विमेन होगा अगर हेल्थ सेक्टर ले लेंगे। जी। और ये महिला पोषण, महिला सक्षमीकरण, ये सब हेल्थ सेक्टर में इंक्लूड किया। ये जो स्कीम्स है ये सब स्कीम्स हेल्थ सेक्टर में इंक्लूड किया। अगर ये विमेन चाइल्ड मिनिस्ट्री में दिखाई दिया है लेकिन वो हेल्थ सेक्टर में इंक्लूड किया, वो भी उसको सेग्रीगेट करना चाहिए। वो सेग्रीगेट किया तो फिर ये क्लियर होता है कि हेल्थ सेक्टर को बहुत निग्लेक्ट किया है। और हेल्थ सेक्टर में कोरोना पैंडेमिक में इस 2 इयर्स में महिला का जो विक्टिमाइजेशन हो गया है वो फिर बढ़ जाएगा अगर कोई दूसरा वायरस आ जाएगा। और सब विमेन हॉस्टल, विमेन एम्प्लॉइज, ये सब फैसिलिटीज बंद किया है। जी बिल्कुल। इसलिए क्लियर होता है कि विमेन को मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड और विमेन में भी मार्जिनलाइज किया है, हेल्थ सेक्टर में भी मार्जिनलाइज किया है। और एजुकेशन तो एक्सपेंडिचर बहुत कम किया है। एजुकेशन में सिर्फ डिजिटल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करने का प्रोविजन, और डिजिटल यूनिवर्सिटी का रूरल एरियाज में क्या बेनिफिट होगा, रूरल एरियाज के महिलाओं को क्या फायदा होगा? नहीं होगा। पहले तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सब महिलाएं ड्रॉप आउट हो जाएगी क्योंकि विलेज में कॉलेज नहीं होगा, तालुका प्लेस में कॉलेज नहीं होगा, जिला प्लेस में
एका दूसरा कॉलेज रहेगा, क्योंकि मिनिमम 3000 स्टूडेंट की आवश्यकता है, और 3000 स्टूडेंट और महिला गर्ल विलेज से कैसे आ जाएगी डिस्ट्रिक्ट प्लेस को, और जी जी एजुकेशन का प्रोविजन कम किया है, और यूनिवर्सिटी जी नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कुछ प्रोविजन नहीं। ऐसे मुझे लगता है कि एजुकेशन के माध्यम से, हेल्थ के माध्यम से भी महिलाओं को मार्जिनलाइज किया है, वो इनडायरेक्ट मार्जिनलाइजेशन है। इसके और किसी का ध्यान नहीं जाता, उसको भी अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर का भी महिला 50% हिस्सेदार है, हेल्थ सेक्टर का भी 50% शेयर स्टेक होल्डर है। अगर ये ध्यान में लिया तो फिर उसका मार्जिनलाइजेशन का जो प्रपोर्शन है वो बहुत हो जाएगा। और ये महिला पोषण, महिला सक्षमीकरण, ये सब स्कीम्स ये हेल्थ सेक्टर में इंक्लूड किया है। जी ये भी इसमें उसको हम वो बोलते हैं, जादू, मैजिक बोलते हैं, मैजिक किया है। ये अगर ध्यान में लिया तो बहुत प्रोपोर्शन में, हाईली प्रोपोर्शनेटेड वीमेन को मार्जिनलाइज किया है, वो प्रूव होता है। इसलिए अब पार्लियामेंट में बजट को पेश किया है डिस्कशन के लिए, ये महिला के प्रोविजन को सिर्फ बहुत सीरियसली लेना चाहिए। जी बिल्कुल, काफी सारा हमारे पास समय की कमी है जी। ओके, महिला को इंक्रीज्ड अटेंशन देके ये सब रिविजन्स और एडिशंस करना चाहिए, अदरवाइज 50% को 10%, 50% का वेटेज मिलता है, वो बहुत मार्जिनलाइजेशन है, बहुत एक्सक्लूजन है, बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, वो सीरियसली लेना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। प्रदीप और जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, काफी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपने दी है, आंकड़े बताए हैं, विभिन्न योजनाओं का उदाहरण भी बताया है। एक बात सवाल जो अगर हम नहीं पूछे आप दोनों को, आपकी राय नहीं लें तो इस आज की चर्चा का एक कंक्लूजन नहीं निकल पाएगा, इसलिए हम आपसे उसको जानना चाहते हैं। मैं डॉक्टर रंजिता मैम से और आप दोनों से ये एक सवाल पर आप दोनों की राय लेना चाहेंगे कि जो बात साफ है, आपने बताया कि बजट में कटौती की गई है, यहाँ से वहां उसकी योजनाओं का नाम बदल दिया गया है, और उससे महिलाओं को दिक्कत होने वाली है, आने वाले वर्षों में भी काफी इसका परिणाम होने वाला है। ये सारी बातें हैं, क्या आपको लगता है कि इसके पहले की सरकारों ने भी महिलाओं के बारे में, उनके बजट को लेकर के अनदेखी की है, और इस सरकार ने भी अनदेखी की है, तो क्या वजह है कि ये महिलाओं को इतने निग्लेक्ट करते हैं, इतना दुय्यम मानते हैं? क्या कारण इसके पीछे लगता है? इसी के ऊपर दोनों के आपकी राय लेंगे और इस कार्यक्रम को अंत तक ले जाएंगे। डॉक्टर रंजिता मैम से सबसे पहले हम राय लेंगे। मैम। सरकारें ही नहीं, हम जिस समाज में रहते हैं तो वो पूरा समाज ही वर्षों से महिलाओं को नेग्लेक्ट करता आ रहा है। ये तो सर्व ज्ञात है, ना केवल भारतीय समाज बल्कि विश्व में भी हमें कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो आज डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां भी आज भी, पहले तो था ही ये डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन आज भी है। तो ऐसे में पिछली सरकारों को यदि हम देखें तो ये पहले से ही ये जो भेदभाव है ये होता आया है, और जेंडर बजट का जो प्रावधान है इसी भेदभाव को कम करने के उद्देश्य से किया गया था। लेकिन इसमें कोई विशेष उल्लेखनीय जो कार्य हैं वो अभी तक नहीं हुए हैं, और जो कार्य और योजनाएं इसके तहत प्रारंभ की गई थी, धीरे धीरे उनमें कटौती की गई है बजट में। जैसा इस बार के जो बजट है, जो महिला केंद्रित जो योजनाएं हैं, जैसे कि मनरेगा हुआ या राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम या जो अन्य कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन सभी में इस बजट में कटौती की गई। बहुत सारी योजनाएं, जैसा कि मैं सर की बात से सहमत हूँ, बहुत सारी योजनाएं तो बंद ही कर दी गई, कुछ का नाम बदल दिया गया। ये जो एक उज्ज्वला योजना की बात जो सर बता रहे थे और हम सभी जानते भी हैं,
तो उसमें उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर तो दे दिए गए, लेकिन वर्तमान में वो जिस उद्देश्य से वो योजना शुरू की गई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का जो स्वास्थ्य है वो सीधे-सीधे उनके खाना पकाने के ईंधन से जुड़ा हुआ है, वो तो उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा, पर्यावरण भी उससे कुछ हद तक सुरक्षित होगा। लेकिन केवल कनेक्शन दे देना पर्याप्त नहीं था, बेहतर ये होता कि जो सरकार है वो उसको कंटिन्यू करके और प्रति माह सिलेंडर भी मुफ्त उपलब्ध कराती, गैस जो है वो उपलब्ध कराती। तो हम अभी विभिन्न समाचार पत्रों में और अपने आसपास भी देखते हैं कि उन सिलेंडरों की कोई उपयोगिता नहीं रह गई है। वो बंद एक तरफ रखे हुए हैं, उनका उपयोग नहीं हो रहा है। तो कोई भी योजना यदि प्रारंभ की जाती है, तो वो और यदि वो लाभदायी है किसी वर्ग के लिए या महिलाओं के लिए या उसके जो लाभ हैं उसको उसमें निरंतरता बनाए रखने के लिए और भी जो सहायक योजनाएं या जो सहायक स्कीम जो है वो चलाई जानी चाहिए। तो पिछली सरकारों से लेके यदि हम कहें प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक ये उपेक्षा तो होती रही है, लेकिन फिर भी हम आशा करते हैं कि आगे और बेहतर होगा महिलाओं के लिए। यद्यपि इस बजट में तो कोई विशेष नहीं हुआ है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये आगे बेहतर होगा। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया मैम। और डॉक्टर पीएस कांबळे सर से भी इसी मुद्दे पर जानना चाहेंगे और आपके वक्तव्य के साथ इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। समय पहले की कमी तो जी थैंक जी यू। पहले तो अभी मेंटेलिटी नहीं चेंज हो गई। वो जेंडर बायस है ना, वो जेंडर बायस अभी भी है। अगर अगर गर्ल चाइल्ड होती तो क्या पर्सपेक्टिव होता है और अगर बॉय होता है तो क्या होता है, अभी अभी चेंज नहीं होगा। ये ग्राउंड रियलिटी है। और बड़े एजुकेटेड साइंटिस्ट सभी लोगों के बीच में ये दिखाई देता है। और पॉलिसी मेकर्स है, पॉलिसी मेकर्स का वो जो पर्सपेक्टिव है वो अभी नहीं चेंज हो गया है। एक्चुअली ये देखो ना, मिनिस्ट्री में महिला का प्रोपोर्शन क्या है क्या 50%? नहीं है। इसलिए पहले तो मेंटालिटी को चेंज करना चाहिए और जो कुछ स्कीम्स है, जो कुछ प्रोग्राम्स है, एवरी प्रोग्राम में 50% का शेयर महिला को देना चाहिए, विमेन को देना चाहिए। अगर ये हमारी मेंटालिटी नहीं सुधर गई तो हम कभी भी नहीं सुधरेंगे। और कितने साल, 75 इयर्स हो गए, 75 इयर्स हो गए, लेकिन अभी हम नहीं सुधरेंगे तो कितने साल लगेंगे। मुझे लगता है कि अब इट्स हाई टाइम, इसमें हमें सीरियसली लेना चाहिए। पॉलिसी मेकर्स ने वो बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि 75 इयर्स में अगर नहीं होता तो बहुत बहुत लॉन्गेस्ट पीरियड है वो। तो अब सीरियसली लेना चाहिए। पास्ट में हो गया, अब हमें इमीडिएटली क्विकली वो करेक्ट करना चाहिए। और वो जेंडर बजट की कॉन्सेप्ट है, एवरी एक्टिविटी में, एवरी स्कीम, एवरी प्रोग्राम, मैडम ने बोला मनरेगा, एवरीवेयर उसको अप्लाई करना चाहिए और उसको रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में देना चाहिए। और अगर एजुकेटेड नहीं सुधर गया तो हम अनएजुकेटेड से क्या अपेक्षा करेंगे, हम कर नहीं सकते। तो पहले एजुकेटेड पॉलिसी मेकर, ब्यूरोक्रेट में होगा, मिनिस्ट्री होगा, वो हाई प्रायोरिटी में जेंडर सेंसिटाइजेशन उनको करना चाहिए और उसके बाद अनएजुकेटेड में वो फिल्टर हो जाएगा, नहीं तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए एजुकेटेड हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, मिनिस्ट्रीज और ब्यूरोक्रेट्स, वो उनको जेंडर सेंसिटिविटी बढ़ानी चाहिए और सोसाइटी में वो जाएगा। अब ये अच्छी बात है कि प्रोपोर्शन लेडी गर्ल चाइल्ड का बढ़ रहा है, अच्छी बात, इम्प्रूव हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन सभी क्षेत्रों में वो होना चाहिए, सभी एरियाज में होना चाहिए। और अंडर एस्टिमेशन है महिलाओं का, अंडर एस्टिमेशन, वो करेक्ट एस्टिमेशन करना चाहिए।
अभी जी सर। जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो करते, उसका वैल्यूएशन नहीं हुआ। जी सर, चुनाव की प्रक्रिया है हाँ, कामरे सर, चुनाव अभी है 5 राज्यों में आए हुए, और क्या आप महिलाओं को संदेश देंगे इस बजट के जैसे आर्थिक मुद्दों को लेकर के, आर्थिक भागीदारी, हिस्सेदारी को लेकर के संक्षिप्त में क्या मैसेज देंगे? मुझे और मुझे तो जी जी, और फिर मुझे तो आपके ऐसा साथ ही लगता है, डॉक्टर मैम हाँ, से भी संदेश लेंगे। जी मुझे ऐसा लगता है कि सीट एलोकेशन में 50% देना चाहिए, मिनिस्ट्री में 50% देना चाहिए, जो कुछ स्कीम्स प्रोग्राम्स है इसमें 50% महिलाओं को देना चाहिए, और उसमें कुछ हेजिटेशन नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस। महिला और पुरुष में क्या फर्क है? अगर महिला हो नहीं होगी तो पुरुष के क्या, तो उसको क्या अर्थ है? अगर पुरुष नहीं होगा तो महिला को क्या अर्थ होगा? वो टू व्हील्स है। वो जी बैलेंस्ड, बैलेंस, सोशल बैलेंस, जेंडर बैलेंस मेंटेन करना चाहिए एवरीवेयर, एवरी एक्टिविटी में करना चाहिए। टिकट नॉमिनेशन देने से, मिनिस्टर अलॉट करने से, प्रोग्राम फॉर्मुलेट करने से, इम्प्लीमेंट करने से सभी और जी 50% रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। 75 ईयर्स हो गए। जी, अगर बिल्कुल बिल्कुल अब हम नहीं कर पाएंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल। सीरियस लेना चाहिए, और उस डायरेक्शन में सभी जी सर, एजुकेटेड पॉलिसी मेकर्स, और रिप्रेजेंट ठीक। मिनिस्ट्री प्रायोरिटी में उसको करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जी, सभी बहुत-बहुत पॉलिटिकल शुक्रिया। पार्टीज को बिल्कुल, जेंडर बिल्कुल। सेंसिटिव होना चाहिए। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया, और इसी मुद्दे पर हम डॉक्टर रंजीता बरखानिया मैम से भी आज के विषय पर कंक्लूडिंग ओपिनियन लेंगे, महिलाओं के लिए खास करके संदेश आज के हिस्सेदारी को लेकर। जैसा आपने कहा अंत में कि चुनाव 5 राज्यों में है और आगे भी होंगे, तो महिलाओं को यहाँ अपनी भागीदारी बढ़ानी चाहिए। यद्यपि बड़ा खेद होता है कि हमारी वित्त मंत्री भी एक महिला है, और जेंडर बजट में उनके मंत्री रहते हुए कटौती की गई, बहुत सारी स्कीम्स बंद हुई। ऐसा नहीं होना चाहिए। और महिलाओं का प्रतिशत हर क्षेत्र में बढ़ना चाहिए, ना केवल शासकीय सेवाओं में। महिलाएं यद्यपि इंटरेस्ट नहीं लेती हैं, लेकिन राजनीति में भी इनका प्रतिशत बढ़ना चाहिए। तभी ये जो स्थिति है उसमें कुछ सुधार हो सकता है, क्योंकि जब तक जी, वहां पर उनकी भागीदारी नहीं बढ़ेगी तब तक वो उपेक्षित ही रहेंगी। क्योंकि वो जो पॉलिसी मेकिंग का जो में जो जब उनकी भागीदारी बढ़ेगी तभी उनके हित और उनकी जो लाभ की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर क्रियाशील हो पाएंगी। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आज इस कार्यक्रम को आपके इस वक्तव्य के साथ ही समाप्त करने जा रहे हैं, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दोनों के से मिली है। समय की कमी है, आगे भी हम आपसे बातचीत करते रहेंगे, और आपने हमें समय दिया, बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी। एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क की टीम की ओर से और हमारे तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से, दर्शकों की ओर से आप दोनों के आभार व्यक्त करते हैं, और आगे भी आपका मार्गदर्शन हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय मुन्ना सर। जी जय भीम, जय जी, भीम। जय भीम, जय भीम, जय मुन्ना सर। साथियों, इस कार्यक्रम का वीडियो यहीं पर रहेगा, आप इसको दोबारा देखिए, इसी लिंक पर ये वीडियो है, दोबारा देखना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे साथी जो बाद में जुड़े हुए हैं उनके लिए भी आज की जो चर्चा है, जो उदाहरण बताए गए हैं आज, बहुत आवश्यक है। हो सकता है आपके पास भी जानकारी अधिक हो, कृपया आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं हमें, आपके लेखों का आप आपके हम लेखों की राह देख रहे हैं, आपके आर्टिकल्स की राह देख रहे हैं, आपके विचारों की राह देखते हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा। कल के कार्यक्रम की जानकारी देकर के ये अंक यहाँ पर समाप्त करने जा रहे हैं। साथियों, कल का विषय है बहुत महत्वपूर्ण, एक विषय पर हम परामर्श करने वाले हैं। डॉक्टर के.एस. चौहान साहब के साथ, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है पीपीआईडी के। आप हमें कल समझाएंगे पदोन्नति में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान निर्णय, इसका गंभीर विश्लेषण कल होगा, बुधवार 9 फरवरी रात को 8:30 बजे हमारे साथ जुड़िएगा, और इस कार्यक्रम को, इस जानकारी को आपके साथी मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा। और एक बताना चाहेंगे कि
एमएनटी न्यूज नेटवर्क की टीम ने एमएनटी क्रिएटिव्स एक टीम फॉर्म की है और उनकी ओर से गुरु संत रैदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में एक टी शर्ट लाया गया है। उसकी कीमत मात्र ₹300 है और भी कई आकर्षक डिजाइन इनके पास है और विभिन्न कलर्स में ये उपलब्ध है। आप उसको खरीद सकते हैं। कॉटन का टी शर्ट है और सामने दिए गए स्क्रीन पर नंबर पर आपको उनको कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा एमएनटी क्रिएटिव्स की टीम की ओर से BS4 महाअभियान को लेकर भी टी शर्ट को लाया गया है। डोर टू डोर BS4 इस नारे को लेकर के बहुत ही आकर्षक टी शर्ट है। ये छपा हुआ टी शर्ट है जिन्होंने पहना हुआ है मेराज कानेकर, इन्होंने खुद इसको बनाया हुआ है। तो आप साथियों इस टी शर्ट को ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुनः मिलेंगे रात्रि 8:30 बजे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भीम, जय मुंडीवासी, जय भारत, जय संविधान।